यह फिल्म एक छोटे और सुंदर गांव से शुरू होती है जहां के लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि गांव की जादूगरनी मर चुकी है। इसी बीच वहां एक परी गैलिंडा आ जाती है। उसने इस खबर की पुष्टि की कि सच में वह जादूगरनी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर फाड़ने लगते हैं। जब गैलिंडा वहां से जाने वाली होती है तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आकर पूछती है, आखिर जादूगरनी बनती कैसे है और लोग उसे बुरा क्यों समझते हैं। बच्ची का यह सवाल सुनकर गैलिंडा गंभीर हो जाती है। वह उसे बताती है, जादूगरनियां बुरी नहीं होती बल्कि समाज उन्हें बुरा बना देता है। हमारा गलत व्यवहार ही उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करता है। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है जब जादूगरनी एल्फाबा पैदा हुई थी। उसका रंग हरा था जिसे देखकर उसके पिता जनरल ने उसे स्वीकार नहीं किया। जल्द ही यह पता चला कि वह एक जादुई बच्ची भी है। जब वह रोती थी या गुस्सा होती थी तो चीजें हवा में उड़ने लगती थीं, लेकिन उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे एल्फाबा बड़ी हुई उसकी मुश्किलें भी बढ़ती गईं। कोई उसे पसंद नहीं करता था, न ही उसके पास कोई रहना चाहता था। बाद में उसकी एक छोटी बहन रोज पैदा हुई जो बहुत सुंदर थी लेकिन एक पैर से अपंग थी। एल्फाबा अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब एल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को कहानियां सुना रही थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। इससे गुस्से में आकर उसने अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर उठाकर उन बच्चों पर फेंक दी। जब यह खबर जनरल को मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी छोटी बेटी रोज को वहां से ले लिया, लेकिन एल्फाबा को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद फिर से दृश्य बदलकर गांव में आ जाता है जहां तक गांव वालों ने उस बुरी जादूगरनी का एक विशालकाय पुतला बना लिया था। गैलिंडा उसे जला देती है। वह वहां से वापस जाने ही वाली होती है कि तभी एक और लड़की उससे पूछती है, क्या एल्फाबा आपकी दोस्त थी, इसलिए आप उसके लिए इतनी अच्छी बातें कह रही हैं। गैलिंडा जवाब देती है, नहीं, शायद वह मेरी दोस्त नहीं थी लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। यह कहते ही कहानी फिर अतीत में चली जाती है जब एल्फाबा और गैलिंडा साथ थीं। गैलिंडा उसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आई थी। उसी विश्वविद्यालय में एल्फाबा भी अपनी बहन रोज का प्रवेश कराने आई थी, लेकिन उसने खुद का प्रवेश इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि उसके पिता जनरल ने उसे पढ़ाई की अनुमति नहीं दी थी। अब सभी नए विद्यार्थियों का परिचय शुरू हो जाता है। तभी एक शिक्षिका रोज को विशेष प्रोटोकॉल के तहत ले जाने लगती है क्योंकि वह जनरल की बेटी थी। यह देखकर एल्फाबा को बहुत बुरा लगा। उसने शिक्षिका को रोकने की कोशिश की लेकिन शिक्षिका ने उसकी एक भी न सुनी और रोज को अपने साथ ले गई। इस पर एल्फाबा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी जादुई शक्तियों से रोज की व्हीलचेयर को रोक दिया। जैसे ही एल्फाबा को गुस्सा आया वहाँ की हर चीज हवा में उड़ने लगी। यह दृश्य विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल ने देख लिया। प्रिंसिपल को पता था कि अगर बच्चों ने एल्फाबा का जादू देख लिया तो वे उसे बुरा समझेंगे और शायद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह दिखाया कि यह जादू उन्होंने किया था, जिससे उन्होंने एल्फाबा को बाकी बच्चों से बचा लिया। इसके बाद उन्होंने गैलिंडा से कहा कि वह एल्फाबा को अपने कमरे में ले जाए। गैलिंडा तो इसके लिए तैयार हो गई लेकिन एल्फाबा तैयार नहीं थी क्योंकि वह यहाँ पढ़ने नहीं आई थी और उसे वापस जाना था। तब प्रिंसिपल उसे एकांत में अपने कक्ष में ले गईं और उसकी जादुई शक्तियों की प्रशंसा की। उन्होंने उसे यह भी प्रस्ताव दिया कि वे उसे शिक्षा देंगी और उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखना सिखाएंगी। यह सुनकर एल्फाबा बेहद खुश और उत्साहित हो गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही पल उसे याद आया कि उसके पिता उसे पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे आश्वासन दिया कि वे स्वयं जनरल से बात करेंगी और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाएंगी। अब एल्फाबा बेहद खुश थी। रात को जब वह गैलिंडा के कमरे में गई तो उसने देखा कि गैलिंडा ने पूरे कमरे में अपनी ही चीजें फैला रखी थीं। एल्फाबा के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। जब उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की तो गैलिंडा ने उसे रोक दिया। इससे एल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसकी शक्तियों के कारण कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं, यहाँ तक कि शीशे भी टूट गए। गुस्से में एल्फाबा ने गैलिंडा की चीजों को दूर फेंक दिया और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात भर चीजों को लेकर गैलिंडा और एल्फाबा के बीच झगड़ा चलता रहा। इसका असर यह हुआ कि उनकी लड़ाई की खबर धीरे धीरे बाकी छात्रों तक पहुंच गई। सुबह होने पर देखा गया कि अब विश्वविद्यालय में दो गुट बन गए थे। एल्फाबा के साथ कोई नहीं था। सभी छात्र गैलिंडा के साथ हो गए और एल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। भोजनालय में भी सभी ने एल्फाबा से दूरी बना ली और उसे अकेला छोड़ दिया। कक्षा में भी सभी छात्र मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कक्षा शुरू होती है और पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो एक जानवर थे।
जब प्रोफेसर गैलिंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो एल्फाबा उनका पक्ष लेती है और सभी को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। वे छात्रों को बताते हैं कि एक समय था जब मनुष्य और जानवर एक साथ शांति से रहते थे, लेकिन जब भोजन की कमी होने लगी तो मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मारना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा दौर आया जब इंसानों ने जानवरों को अपने बराबर नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम बनाकर रखने का निर्णय लिया। प्रोफेसर ने देखा कि कक्षा में अब भी कुछ छात्र जानवरों के खिलाफ बातें कर रहे थे। यह देखकर वे बहुत दुखी हो गए और कक्षा छोड़कर चले गए। एल्फाबा उनके दुख को समझ गई क्योंकि वह भी हमेशा अकेली रही थी और किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। इसलिए उसने प्रोफेसर का समर्थन किया और उनसे मित्रता कर ली। इसके बाद दृश्य बदल जाता है, जहां दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने एल्फाबा की जादुई प्रशिक्षण शुरू कर दी थी। इस प्रशिक्षण में उसे अपनी जादुई शक्तियों पर नियंत्रण रखना सीखना था। एल्फाबा अपनी शक्ति से चीज़ों को आसानी से उठा लेती थी, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता उसकी शक्ति बेकाबू हो जाती और चारों ओर चीज़ें तहस नहस होने लगती। ये देखकर प्रिंसिपल नाराज़ होने के बजाय खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि एल्फाबा के पास बहुत अधिक जादुई शक्ति है। रात में जब एल्फाबा दोबारा प्रोफेसर से मिलने जा रही थी, तभी उसने सुना कि वे अपने साथियों से कह रहे थे, हमें अब अपना सामान समेटकर यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। वह दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार डालेंगे। ये सुनकर एल्फाबा उदास हो गई। वह वहाँ से लौटने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, जिससे प्रेरित होकर एल्फाबा ने उनसे वादा किया, मैं आप सबकी मदद ज़रूर करूँगी और आपको आपका हक दिलवा कर रहूँगी। इसके बाद एल्फाबा वहाँ से जंगल की ओर चली गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक घोड़े पर सवार युवक से हुई। एल्फाबा को देखकर वह डर गया। यहीं हमें पता चलता है कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमार था। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में भी राजकुमार के आगमन की चर्चा होने लगी। गैलिंडा ने खुद को आकर्षक दिखाने के लिए खूब तैयारी की ताकि वह राजकुमार को प्रभावित कर सके। राजकुमार विश्वविद्यालय में आकर किसी को ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन गैलिंडा विश्वविद्यालय की सबसे उज्जवल और सुंदर छात्रा थी, जो बार बार उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अंततः राजकुमार उससे दोस्ती कर लेता है। गैलिंडा उसे लाइब्रेरी में लेकर आती है, जहां हमें पता चलता है कि राजकुमार की आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं। लाइब्रेरी में वह नियमों का उल्लंघन करने लगता है, किताबों पर चढ़ जाता है, जिससे पुस्तकालय अध्यक्ष को बहुत गुस्सा आता है। पुस्तकालय अध्यक्ष को चिढ़ाने के लिए राजकुमार गाना गाने लगता है। धीरे धीरे गैलिंडा और अन्य छात्र भी उसके साथ गाने लगते हैं और सब आनंद लेने लगते हैं, सिवाय एल्फाबा के। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एक लड़का गैलिंडा को प्रोम पार्टी के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन गैलिंडा तो राजकुमार के साथ जाना चाहती थी। जब उसने उस लड़के का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो लड़के ने ग्रोस नाम की लड़की को आमंत्रित कर लिया। ग्रोस खुशी खुशी मान जाती है और जब उसने यह बात एल्फाबा को बताई तो एल्फाबा ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया। उसे लग रहा था कि इसके पीछे गैलिंडा की कोई चाल हो सकती है, लेकिन ग्रोस ये सब समझने को तैयार नहीं थी। एल्फाबा के मना करने पर वह गुस्सा हो गई। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैलिंडा भी प्रोम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी एल्फाबा भी वहाँ आ जाती है। गैलिंडा की एक दोस्त को उसके सामान में से एक बहुत ही अजीब दिखने वाली केप मिलती है। ये केप गैलिंडा की दादी की थी। गैलिंडा ने इसे एल्फाबा को दे दिया। उसकी योजना थी कि जब एल्फाबा इसे पहनकर पार्टी में जाएगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। सभी लोग प्रोम पार्टी में शामिल हो चुके थे और पार्टी पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही थी। रोज बहुत खुश थी और गैलिंडा भी राजकुमार के साथ पार्टी का आनंद ले रही थी। तभी एल्फाबा गैलिंडा द्वारा दी गई केप पहनकर पार्टी में पहुंची। उसे देखते ही सभी लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे और खिल्ली उड़ाने लगे, लेकिन एल्फाबा ने किसी की परवाह किए बिना अपनी केप उतार दी और अकेले ही डांस करने लगी। वह किसी के साथ आई भी नहीं थी। उसका ऐसा डांस देखकर लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। सभी ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। यह सब देखकर गैलिंडा को बुरा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि एल्फाबा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी ही वजह से था। अपने अंदर की अपराध बोध को कम करने के लिए गैलिंडा भी डांस फ्लोर पर गई और एल्फाबा का साथ देने लगी। गैलिंडा ने भी बिल्कुल वैसे ही डांस किया जैसे एल्फाबा कर रही थी। धीरे धीरे सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी एल्फाबा के साथ डांस करने लगे। इसका साफ मतलब था कि अब सिर्फ गैलिंडा ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने एल्फाबा को स्वीकार कर लिया था। यह एल्फाबा के लिए बहुत बड़ा दिन था। अब गैलिंडा के दिल में भी एल्फाबा के प्रति कोई नाराजगी नहीं बची थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी सारी गलतफहमियों को खत्म कर दिया। पहली बार दोनों दोस्त बनी पार्टी के बाद।
जब दोनों अपने कमरे में पहुंची तो पहली बार वे एक दूसरे से दोस्तों की तरह बातें कर रही थीं। बातों बातों में गेलिंडा ने एल्फाबा को एक राज बताया। मैं और राजकुमार जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये बात सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। इसके बाद गेलिंडा ने एल्फाबा से उसका कोई सीक्रेट पूछा। उसे लगा कि एल्फाबा का सीक्रेट उसकी हरी रंग की एक छोटी बोतल है जिसे वह हमेशा अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखती थी। जैसे ही उसने मौका पाया उसने जल्दी से वह बोतल उठा ली, लेकिन एल्फाबा ने तुरंत उसे वापस ले लिया और फिर से अपने तकिए के नीचे रख दिया। असल में यह एल्फाबा का कोई राज नहीं था, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। एल्फाबा के इस व्यवहार से निराश होकर गेलिंडा अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मनाने के लिए एल्फाबा उसके पास गई और उसे अपना असली दर्द बताया। उसने कहा, मेरे पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि मैं हरी त्वचा के साथ पैदा हुई थी। उन्हें डर था कि उनका दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को बहुत अधिक रोज मिल्क पिलाया। नतीजा यह हुआ कि मेरी बहन रोज समय से पहले जन्मी। भले ही उसकी त्वचा हरी नहीं थी, लेकिन वह जन्म से ही अपंग थी। इतना ही नहीं, रोज के जल्दी जन्म लेने के कारण मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। मुझे हमेशा लगता है कि इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं इस तरह पैदा नहीं होती तो मेरे पिता माँ को वह जहरीला दूध न पिलाते। अगर ऐसा नहीं होता तो रोज समय से पहले पैदा न होती और न ही मेरी माँ की मौत होती। ये सब बताते हुए एल्फाबा बहुत ज्यादा भावुक हो गई और रोने लगी। यह सुनकर गेलिंडा का दिल पिघल गया। उसने एल्फाबा को गले लगाया और कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। तुम्हें खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। एल्फाबा का मूड ठीक करने के लिए गेलिंडा ने उसका थोड़ा मेकअप किया। जब अगले दिन एल्फाबा यूनिवर्सिटी पहुंची तो सभी उसे पसंद कर रहे थे। आज तो राजकुमार प्रिंस ने भी उसे रोक कर उससे बातें की, लेकिन एल्फाबा का असली मकसद तो अपने प्रोफेसर से मिलने का था, जो एक जानवर थे। इस दुनिया में जानवर अब सुरक्षित नहीं थे, इसलिए सभी जानवर यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहे थे। आज उनकी आखिरी कक्षा थी, लेकिन इससे पहले कि वे खुद चले जाते, एक शिक्षक सुरक्षा गार्ड के साथ वहां आई और जबरदस्ती उन्हें पकड़कर ले गई। एल्फाबा ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई। वह उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब उन प्रोफेसर की जगह एक नया प्रोफेसर आया था, जिसने एक छोटे शेर के बच्चे को पिंजरे में बंद कर रखा था। वह बच्चों को यह समझा रहा था कि अब जानवर हमारे साथी नहीं, बल्कि हमारी कैद में रहेंगे। यह देखकर एल्फाबा का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही उसे गुस्सा आया, वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसके गुस्से के असर से सभी छात्र बेहोश हो गए, सिवाय प्रिंस के। जैसे ही सभी बेहोश हुए, एल्फाबा उठी और शेर के बच्चे को आजाद कराने के लिए जंगल ले जाने लगी। प्रिंस भी उसकी मदद करने लगा और दोनों साइकिल पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। उधर जब प्रिंसिपल कक्षा में आईं तो उन्होंने देखा कि सभी छात्र बेहोश पड़े थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह एल्फाबा का जादू था। उन्होंने देखा कि एल्फाबा की जादुई शक्तियाँ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं और यह देखकर वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने एक बहुत बड़े जादूगर को पत्र लिखा और उसे एल्फाबा के बारे में बताया। उधर जंगल में एल्फाबा और प्रिंस के बीच किसी बात पर बहस हो गई। प्रिंस गुस्से में वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी एल्फाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब वह भी प्रिंस को पसंद करने लगी थी। लेकिन वह जानती थी कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया और आगे कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोनों वापस लौट आए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एल्फाबा के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। एक बहुत बड़े जादूगर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने जादूगर को एल्फाबा की जादुई शक्तियों के बारे में बताया था। एल्फाबा को यह अपने लिए एक बड़ा अवसर लगा और उसने जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। उसे लेने के लिए एक हरी रंग की ट्रेन आई। जब वह जाने लगी तो यूनिवर्सिटी के सभी लोग उसे विदा देने आए। प्रिंस भी उसके लिए गुड लक फ्लावर लेकर आया था और गेलिंडा भी उसे विदा देने आई। यहीं पर गेलिंडा ने एल्फाबा को अपना एक और राज बताया। अब प्रिंस और मेरी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। अब वह मुझसे नाराज रहता है। ये सुनकर एल्फाबा को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन जाते जाते गेलिंडा ने उसे एक चिट्ठी दी। इसमें लिखा था कि गेलिंडा भी एल्फाबा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वह यह बात कह नहीं पाई। जब एल्फाबा ने यह चिट्ठी देखी तो उसने तुरंत गेलिंडा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती ट्रेन में खींच लिया। अब दोनों एक साथ जादूगर से मिलने के लिए निकल चुकी थी। कुछ ही देर में एल्फाबा और गेलिंडा जादुई शहर पहुंच गए। यह वही शहर था जिसे हमने कहानी के प्रारंभ में देखा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सभी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चारों ओर संगीत बजने लगा, लोग नाचने और खुशियां मनाने लगे। इसके बाद उन्हें अंदर ले जाया गया, जहां एक जादुई कार्यक्रम दिखाया गया। कार्यक्रम समाप्त होते ही महान जादूगर विजार्ड खुद उनके सामने आए। जादूगर एल्फाबा को अपने साथ ले जाते हैं और उसे भविष्य का शहर दिखाते हैं, जिसे उन्होंने डिजाइन किया था।
वह शहर बहुत ही सुंदर और चमकदार लग रहा था। एल्फाबा ने सुझाव दिया, अगर आप इस शहर की गलियों को रोशनी से भर दें तो यह और भी खूबसूरत लगेगा। जादूगर ने तुरंत ऐसा कर दिया। इसके बाद उन्होंने एल्फाबा को उसका एक छोटा सा पुतला दिखाया जो यह दर्शा रहा था कि भविष्य में एल्फाबा इस शहर पर शासन करेगी। यह देखकर एल्फाबा चौंक गई। उसने तुरंत कहा, मैं किसी पर हुकूमत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ जानवरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। इसी दौरान प्रिंसिपल भी वहाँ आ गई। उन्हें देखकर एल्फाबा बहुत खुश हुई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वहाँ एक छोटा बंदर भी मौजूद था जिसे उड़ने का बहुत शौक था। जादूगर ने कहा, इस जादुई किताब के मंत्र से तुम इसे पंख दे सकती हो। एल्फाबा को लगा कि वह इस जानवर के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। उसने किताब का मंत्र पढ़ा और चमत्कार हो गया। बंदर की पीठ पर धीरे धीरे पंख उगने लगे। यह देखकर एल्फाबा पहले तो खुश हुई, लेकिन फिर बंदर दर्द से तड़पने लगा। वह चीखने लगा और तकलीफ में इधर उधर भागने लगा। एल्फाबा यह सब देखकर डर गई। उसने जल्दी से मंत्र को उल्टा पढ़ा ताकि जादू वापस हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। बंदर की पीड़ा जारी रही। गुस्से में एल्फाबा ने जादूगर से कहा, तुम इस जादू को रोको। लेकिन जादूगर ने जवाब दिया, मेरे पास इतनी जादुई शक्ति नहीं कि मैं इस किताब के मंत्रों को पढ़ पाऊँ, लेकिन तुमने यह कर दिखाया। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ही शक्तिशाली जादुई ताकतें हैं। अब यह जादू कोई भी चाहकर भी नहीं रोक सकता था। ये सुनकर एल्फाबा को और भी ज्यादा दुख हुआ। वह जो करना चाहती थी उसकी जगह कुछ और ही हो गया। बाहर जाकर उसने देखा तो पूरी बंदरों की सेना पीड़ा में तड़प रही थी और उनकी पीठ पर पंख उग रहे थे। यह देखकर वह तुरंत समझ गई कि वास्तव में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे धोखा दिया है। सच तो यह था कि ये दोनों ही जानवरों से घृणा करते थे और उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे। अपने इस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए उन्होंने भोली भाली एल्फाबा का उपयोग किया था। यह सच जानकर एल्फाबा को बहुत क्रोध आया और उसने जादुई किताब लेकर वहां से भागने का निश्चय किया। उसे भागता देख प्रिंसिपल ने गैलेंडा को जादू सिखाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि इसके बदले उसे केवल एल्फाबा को पकड़कर लाना होगा। गैलेंडा को यह अवसर बहुत अच्छा लगा और उसने एल्फाबा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इधर जिन बंदरों को पंख मिल चुके थे, प्राचार्य ने उन्हें उड़कर एल्फाबा को खोजने का आदेश दिया। उधर जादूगर ने भी अपने गुप्त कक्ष में जाकर अपने विशेष रक्षकों को एल्फाबा को पकड़ने का काम सौंप दिया। गैलेंडा, जो हर हाल में जादूगर बनने का यह अवसर नहीं खोना चाहती थी, अब एल्फाबा के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने एल्फाबा को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन एल्फाबा वहां से निकलने को दृढ़ संकल्पित थी। वह एक ऐसे कक्ष में पहुंच गई जहां एक हॉट एयर बैलून रखा था। वह उसमें बैठकर वहां से भाग जाना चाहती थी, परंतु तभी जादूगर के कई सैनिक उसे पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, एल्फाबा हॉट एयर बैलून में बैठकर उड़ने लगी। यह देखकर जादूगर ने ऊपर की छत बंद कर दी, जिससे बैलून फट गया और वहां आग लग गई। एल्फाबा और गैलेंडा नीचे गिरकर एक कमरे में फंस गईं। वहीं गैलेंडा ने एल्फाबा को समझाने का प्रयास किया कि यह उसके लिए सुनहरा अवसर है जहां उसे सब कुछ मिल सकता है। उसने एल्फाबा से कहा कि उसे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन एल्फाबा क्रोधित होकर बोली, मेरा सपना शासन करना नहीं है, मुझे हमेशा से ही जानवरों की भलाई के लिए कुछ करना था। दूसरी ओर प्रिंसिपल ने संपूर्ण विश्वविद्यालय और पूरे नगर में यह घोषणा कर दी कि एल्फाबा एक चोर है और वह उनकी जादुई पुस्तक चुराकर भाग गई है। यह समाचार सुनकर सभी को अत्यंत बुरा लगा और लोगों के मन में एल्फाबा के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। यह घोषणा एल्फाबा और गैलेंडा ने भी सुनी। एल्फाबा को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आया। गैलेंडा ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा, तुम अपना क्रोध त्याग दो और जाकर प्रिंसिपल जी से क्षमा याचना कर लो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। परंतु एल्फाबा अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसके साथ इतना अन्याय हो चुका था कि उसे लगने लगा था कि अब इससे अधिक बुरा कुछ नहीं हो सकता। उसने तुरंत ही अपनी जादुई पुस्तक में से मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। गैलेंडा उसे रोकने का प्रयास करती रही, किंतु उस मंत्र के प्रभाव से एल्फाबा के पास एक जादुई झाड़ू आ गया। उसने वह झाड़ू उठाया और वहां से उड़कर चली गई। जादूगर के सैनिक भी अब उसे पकड़ने में असमर्थ हो गए थे। एल्फाबा के भागते ही प्रिंसिपल जी ने गैलेंडा को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने उसे जादू सिखाने का प्रस्ताव दिया और कहा, हम दोनों मिलकर एल्फाबा को ढूंढ निकालेंगे। एल्फाबा को विश्वास था कि गैलेंडा कभी प्रिंसिपल का साथ नहीं देगी, किंतु जब उसे पता चला कि गैलेंडा ने प्रिंसिपल का साथ स्वीकार कर लिया है तो उसे अत्यंत दुहक हुआ। इस नगर ने उसके साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उसने क्रोधित होकर इस नगर को अंधकार में रहने का श्राप दे दिया और स्वयं वहां से दूर पर्वतों में चली गई। इसके साथ ही यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से दुष्ट नहीं होता। समाज का व्यवहार ही किसी व्यक्ति को अच्छा अथवा बुरा बनाता है।
अंततः हमें यह भी झात होता है कि जब गांव वाले एल्फाबा की मृत्यु पर प्रसन्न हुए थे, तब उसका कारण यह था कि उसके मरते ही नगर का श्राप समाप्त हो गया था। इस संदेश के साथ हमारी कथा समाप्त होती है।